नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज हमारे साथ हैं देश के वीर रस के जाने माने कवि पंडित नरेंद्र मिश्र, जिनके बिना लाल किले पर होने वाला कवि सम्मेलन अधूरा सा लगता है। पिछले कई सालों से पंडित नरेंद्र मिश्र की कविताएं वहां पर गूंजती रही हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी की इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं गंगा के किनारे से। गंगा के किनारे पर आप हरिद्वार में पैदा हुए और आपकी कर्मभूमि बनी गंभीरी का तट चित्तौड़गढ़। किस तरह से ये यात्रा शुरू हुई थी? मैंने जन्म तो गंगा के किनारे लिया और पर प्रारंभ से ही बचपन से जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो उसका विषय मेवाड़ का बलिदानी शौर्य ही रहा। मैं यहाँ आ गया। आपके माध्यम से एक बहुत छोटी सी बात देश भर के सुधीर श्रोताओं तक पहुँचाना अपना धर्म समझता हूँ कि हमारे लिए, ख़ास तौर से मेवाड़ वासियों के लिए, ये कितने गौरव की बात है कि यहाँ का एक सपूत महाराणा प्रताप पूरे संसार में स्वाभिमान और आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। इतिहास की कलम कुछ भी कहे चाहें, लेकिन आस्था के हृदय सिंहासन पर जन जन के तो प्रताप ही महानता के रूप में विद्यमान रहेंगे और जन जन करोड़ों वर्षों तक उन्हें अपनी समर्पण और विश्वास का अर्घ चढ़ाता रहेगा। मेवाड़ के बलिदानी शौर्य को मैंने शब्दांकित किया है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और इस मिट्टी की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इसने मनीषा और आस्था के सम्मुख हमेशा अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखा है। मेरी कविताएं वैसे राष्ट्रीय अस्मिता की, कौमी एकता की कविताएं भारत और भारत के बाहर भी पढ़ी हैं, पर मेरी मेन जो अभिरुचि है, जो मेरी कविता की मनीषा के, वो मेवाड़ के स्वाभिमान और बलिदानी शौर्य के ही आसपास है। मैं जिक्र करना चाहता हूं वंदे मातरम का, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद होता है। आपने वंदे मातरम बहुत गाया और 1937 में जब पैदा हुए, आपने 10 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई देखी और तब से लेकर अब तक आप अस्मिता की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, आज की बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ और उसी सोच के माध्यम से भी मैंने लिखा है कि जिस वंदे मातरम को गा करके हमारे आज़ादी के बलिदानी अंग्रेज़ों की संगीनों के सामने खड़े हो गए, लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, आज राजनीति के सोच ने उस वंदे मातरम तक को कितना विवादास्पद बना दिया है। खैर, मैं सियासत का व्यक्ति नहीं हूँ। एक कविता की दृष्टि में एक कविता वंदे मातरम की भावना को किस प्रकार देखती है, मैं एक दो मुक्तक आपको आपके माध्यम से देश भर में सादर संप्रेषित करना चाहता हूँ। आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, भरत भू की आन की पहचान वंदे मातरम। आस्था की अस्मिता की शान वंदे मातरम, भरत भू की आन की पहचान वंदे मातरम, जो तिरंगे के लिए सर से कफन बांधे रहे, उन शहीदों का अमर बलिदान वंदे मातरम। दूसरा मुक्तक है, सरफरोशों के लहू का मान वंदे मातरम, दास्ता से मुक्ति का अभियान वंदे मातरम। सरफरोशों के लहू का मान वंदे मातरम, दास्ता से मुक्ति का अभियान वंदे मातरम, जो मुदित मन सर हथेली पर लिए फांसी चढ़े, उन शहीदों का अमर यशगान वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को लेकर जब विवाद खड़ा होता है तो एक देश के नागरिक के बतौर, एक कवि के बतौर, एक रचनाधर्मी के बतौर कितनी पीड़ा होती है? उस पीड़ा को मैं 4 पंक्तियों में अभिव्यक्त करना चाहूँगा। आज वंदे मातरम की भावना बंधक पड़ी है, आज वंदे मातरम की भावना बंधक पड़ी है, सरफरोशों की तमन्ना अब सलाखों में खड़ी है। आज गीता का अमर संदेश फिर आवाज देता, जाग मनु के पुत्र, सचमुच ये चुनौती की घड़ी है।
बहुत खूब। पंडित जी, जो ये सियासत की बातें हैं, वंदे मातरम को लेकर जो विवाद होता है, वो एक अलग कहानी है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं 80 साल की इस उम्र में? आपने 10 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई देखी, आपने करीब से देखा। वो जो भावना थी, वो आपको लगता है कि कहीं कमज़ोर पड़ रही है? देखिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में मेरा अपना सोच, कभी कभी मेरे मन में भावना उठती है कि हम आज़ादी से पहले उस समय आज़ादी के बाद में हम भौतिक और टेक्निकल या और अनेकों प्रकार की भौतिकवादी संपदा में हम संपन्न हुए हों, लेकिन हम मनुष्यता के सोच में हम गरीब हो गए हैं और हमें अपने उन्हीं मूल्यों की ओर जाना होगा। अगर भारत को फिर से जगत गुरु बनाना है तो हमें उसी जो राष्ट्रीय मनीषा की संपदा है उसे अब फिर से जीवंत करना होगा। अच्छा, जो माहौल है खासतौर पर सिनेमा को लेकर के, समाज को लेकर के, संस्कृति को लेकर, आप लगातार इस बात पर भी एतराज़ करते रहे कि कवि सम्मेलनों पर कॉमेडी शो, मस्खरापन ये हावी हो गया, या अभी जो संजय लीला भंसाली की एक फिल्म है पद्मावती, उसको लेकर भी विवाद हुआ और आपकी कविता को कुमार विश्वास ने गा करके एक तरह से प्रतिकार किया उस कोशिश का, संजय लीला भंसाली की का। तो उस वक्त एक कवि मन तो आपका जागता ही होगा, साथ में एक मेवाड़ के सेवक के बतौर, एक साधक के बतौर कितना बुरा लगता है जब पता चलता है कि इतिहास के साथ कुछ खेल हो रहा है, इतिहास के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो रही है। देखिए शक्तावत जी, मेरा वैसे बहुत विनम्रता से अपने सभी सुधी श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि हास्य रस वैसे स्थापित रस है और रहेगा, लेकिन हास्य रस के माध्यम से द्व्यर्थक और फूहड़पन जो कविता में आया है वो तो नितांत निंदनीय है। जिस कविता को मैं अपनी बेटी को नहीं सुना सकता, उसे दूसरों की बेटियों के सामने पढ़ने का मुझे क्या अधिकार है। एक बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सूर, कबीर, मीरा और तुलसी की कविताएं पूजा स्थानों पर पढ़ी जाती थी, आज भी पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इस बदले हुए दौर में या समाज की ये वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप यदि कविता उस लेवल को मेंटेन ना भी कर सके, चाहे उसका आर्थिक पहलू हो या कुछ भी हो, लेकिन उसे इतनी सभ्यता और तमीज़ तो होनी चाहिए कि बहन बेटियों के सामने पढ़ी जा सके। मेरा अपना अभिमत ये है उसमें। अच्छा, आप उस धरती पर रहते हैं, सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर मीरा की भक्ति है, पन्नाधाय का बलिदान है, पद्मिनी का जोहर है, तमाम अनंत कथाएं हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। मैं जब भी चित्तौड़गढ़ आता हूँ, इस किले के हर मिट्टी के कण में एक शौर्य का एहसास होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिक्र करते हुए। आपने गोरा बादल लिखी, आपने हल्दी घाटी लिखी, आपने पन्नाधाय पर लिखा, आपने पद्मिनी पर लिखा। वो कविता जो आमतौर पर आपको झंकृत कर देती है, कौन सी है? देखिए, वो तो बहुत लंबी कविताएं हैं। आपने आपकी भावना को और मैं अपने लेखन के अनुरूप उसको अभिव्यक्ति देती हुई, जैसे आपने चित्तौड़गढ़ का जिक्र किया, मैं 4 पंक्तियां पर एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगा। इस गढ़ की ऊंचाई को पन्ना ने रक्त दिया, इस गढ़ की ऊंचाई को पन्ना ने रक्त दिया, इस धरती की बेटी ने हंसकर विषपान किया, राख यहां जौहर की अब तक ठंडी नहीं हुई, इस धरती पर बलिदानों का जलता रहा दिया। बहुत खूब। इसी प्रसंग की एक मुक्तक आप और देखें, जिसमें जो मेरी शब्द साधना की यात्रा है, शायद वो संपूर्ण यात्रा यहाँ से ऐसा क्यों लिखा है, उसको जस्टिफाइड करते हुए एक मुक्तक पढ़ता हूँ
ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, परंपरा पद्मिनी पन्ना के रक्तदान की है। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, परंपरा पद्मिनी पन्ना के रक्तदान की है, और आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। बहुत खूब। इसलिए इसने मुझे प्रेरित किया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित नरेंद्र मिश्र से खास मुलाकात जारी रहेगी। आप बने रहिएगा ईटीवी राजस्थान के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र मिश्र के साथ, जिनके बिना आजादी की बात, वीररस की बात या लोगों के अंदर जीवट जगाने की बात आमतौर पर अधूरी लगती है। पंडित जी, मेवाड़ की हम बात कर रहे थे। आजादी आंदोलन को भी आपने बहुत करीब से देखा है। 10 साल की उम्र में आप अंग्रेजों को भारत छोड़ते हुए देखते हैं। आप बमुश्किल 5 साल के थे तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। वो जो दौर था उसको अब किस तरह से परिभाषित करते हैं आप? आज़ादी के प्रसंग में कुछ पंक्तियां देखें। जब अनगिनती वीरों का जीवन बलिदान हुआ, जब अनगिनती वीरों का जीवन बलिदान हुआ, तब भारत में आज़ादी का स्वर्ण विहान हुआ। फांसी पर चढ़ गई जवानी चढ़ी जवानी में। आपका ध्यान चाहूंगा, फांसी पर चढ़ गई जवानी चढ़ी जवानी में, जांबाजों ने आग लगा दी उस दिन पानी में। वतन परस्तों ने पहने थे वासंती चोले, मरते दम तक भी शहीद भारत की जय बोले। उस परिवेश को सब आप अहिंसा और क्रांतिकारियों, सत्याग्रह की शक्ति लड़ी जालिम फरमानों से, लड़ी अहिंसा भी तोपों के खुले दहानों से। बूढ़ी आंखों ने ममता का रिश्ता दूर किया, मां बहनों ने माथे का ताजा सिंदूर दिया। बूढ़ी आंखों ने ममता का रिश्ता दूर किया, मां बहनों ने माथे का ताजा सिंदूर दिया। लाल लहू में डूब गया जब राखी का धागा, लाल लहू में डूब गया जब राखी का धागा, तब सदियों के बाद देश में इंकलाब जागा। बहुत खूब। गली गली में, गांव गांव में जब बलिदान हुआ, तब आजाद स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान हुआ। ये हमारी आज़ादी की जो रक्तिम बलिदानी परंपरा है, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां आपको सुनाई। ये आपकी 4 पंक्तियां यही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना संघर्ष आज़ादी हासिल करने के लिए हमने किया। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? हमारे सैनिक शहीद होते हैं, युद्ध लड़ते हैं, युद्ध जीतते हैं, और नेता जिन पर आरोप लगता है कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाते हैं, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तब एक कवि के बतौर आपको क्या लगता है? कविता की क्या अस्मिता और धर्म है? बहुत कुछ। आपके प्रश्न का उत्तर इस कविता के माध्यम से मैं सभी को सादर संप्रेषित करता हूं। जब भी वाणी का वरद पुत्र हुंकारा है, आप विगत इतिहास से लेकर आज तक देख लें। कविता मानव मूल्यों की स्थापना के लिए थी। यदि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखना है तो कविता की आवश्यकता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। जब भी वाणी का वरद पुत्र हुंकारा है, तब शीश झुकाया है जालिम तूफानों ने, और कविता जब लेकर चली बगावत का झंडा, तलवार उठाई है मजदूर किसानों ने। पूरा होता पल में प्रतिशोध पीढ़ियों का, गंगा की लहरें भी ललकार बना करती, और तांडव होता है कवि के एक इशारे पर, गेहूं की बालें भी तलवार बना करती। जागा करती जब कलम चंद वरदाई की। आपको उस युग में ले जाना चाहूंगा। आप मेरी कविता के साथ संकल्पना करें भारत के उस स्वर्णिम काल की, कविता की उस गगनचुंबी शिखर पर बैठती हुई भावना की। जब भी वाणी का वरद पुत्र हुंकारा है, तब शीश झुकाया है जालिम तूफानों ने, और कविता जब लेकर चली बगावत का झंडा, तलवार उठाई है मजदूर किसानों ने। पूरा होता पल में प्रतिशोध पीढ़ियों का, गंगा की लहरें भी ललकार बना करती,
तांडव होता है कवि के एक इशारे पर, गेहूं की बालें भी तलवार बना करती, जागा करती जब कलम चंद्रवरदाई की, भोले शंकर का क्रोध ज्वाल बन जाता है। और खप्पर भर जाता है जब शब्द भवानी का, तब अंधा पृथ्वीराज काल बन जाता है। वाह। अब अभी ये तो बहुत पुरानी बात कही, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के। जब आज़ादी की बात करते हैं तो उस प्रसंग में विचार करें आप। हैं याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के, जब कविता ने, हैं याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के, जब कविता ने बढ़कर हुंकार लगाई थी और हिंदुस्तानी तलवार चली थी लंदन तक, जब कवियों ने पानी में आग लगाई थी। वो कलम भला खुददार कहां हो सकती है जो विपदा के भावी भय से रुक जाती है। वो कलम भला खुददार कहां हो सकती है जो विपदा के भावी भय से रुक जाती है। और उसको मित्रों कविता कैसे कह सकते हैं जिसको सुनकर मां की गर्दन झुक जाती है। मर जाती है मुर्दा जमीर वाली मिट्टी, कविता की संकल्पना देखें। मर जाती है मुर्दा जमीर वाली मिट्टी, साहित्य जहां पर सत्य नहीं कह पाता है। जब बिक जाती है कलम देश के कवियों की, तब देश कभी आजाद नहीं रह पाता है। बहुत खूब। आपने मौजूदा जो हालात हैं उसके ऊपर बड़ा सवाल भी खड़ा किया और अपनी पीड़ा भी इसके जरिए जाहिर की है। आप जब एक एनालिसिस करते हैं अब तक के सफर का, तो आप कहां खड़ा पाते हैं? वीरस के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ, इतिहास के साथ, आज के साथ कहां पर खड़ा पाते हैं? या आपको लगता है कि काफी कुछ चीजें छूट गई जो अभी लिखनी बाकी है? मैं गद्य में इस बात का आपका प्रत्युत्तर न देके मैं कविता में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। यदि राजनीति के वाणी पुत्र गुलाम हुए, तब कौन यहां धरती के गीत सुनाएगा। यदि राजनीति के वाणी पुत्र गुलाम हुए, तब कौन यहां धरती के गीत सुनाएगा। यदि गीत लिखे हमने सत्ता सिंहासन के, तो मातृभूमि की कौन वंदना गाएगा। कि लज्जा रखनी है यदि नगराज हिमालय की, यदि संसद की गरिमा गर्वोन्नत रखनी है, तो आज कलम को जलती हुई मशाल करो। कवि की वाणी, इन 4 पंक्तियों में आपको बहुत कुछ मेरी मानसिकता का प्रत्युत्तर मिल जाएगा कि कवि की वाणी युग का निर्माण हुआ करती, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। और जिस कविता से आलोकित होती मातृभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। आओ सब मिलकर करो शब्द का आराधन, और लज्जा रखनी होगी पुरखों की वाणी की। और कवि के कंठों में अगर जागते रहे शब्द, तब निश्चय जय होगी कविता कल्याणी की। कवि की वाणी, अंतिम पंक्तियां देखें। कवि की वाणी युग का अवबोध हुआ करती, कवि की वाणी युग का अवबोध हुआ करती, जागा करती है इसमें ज्योति भवानी की। ये काल जयी यश की अभिमंत्रित कीर्ति प्रभा, कविता अनुकंपा है वाणी वरदानी की। बहुत खूब, बहुत खूब। पंडित जी, आस्था की धरती से आप शहादत की, शौर्य की और साहस की सरजमी तक एक लंबा सफर आपने तय किया। होली सिटी हरिद्वार से लेकर थर्मापोली हल्दी घाटी तक। ये जो सफर है, इसमें कभी लगा कि उस युद्ध में आप भी शरीक होते, आप भी हिस्सा बनते हल्दी घाटी के युद्ध का, या थर्मापोली जिसको कहा जाता है? देखिए, ये तो शक्तावत जी ऐसा सोचना तो स्वाभाविक ही है। और हर जो कलमकार है, जो शब्द का साधक है, उसके मन में तो निश्चित रूप से इस तरह की भावना उठना स्वाभाविक ही है। जैसा आप फरमा रहे हैं, नितांत अक्षर से सत्य है। अभी के जो मौजूदा हालात है, जो नई पीढ़ी है, हालांकि अपने तकनीकी क्षेत्र में भारत ने झंडा बुलंद कर दिया, बुनियादी विकास हुआ पिछले 70 साल में। अगर ढांचागत बात करें, बुनियादी ढांचे की बात करें, तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करने की स्थिति में है। विकासशील देशों में हम सबसे आगे हैं। एक नेतृत्व की बात करें तो इंदिरा गांधी से लेकर के या जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक का जो सफ़र है, वो भी अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। उतार चढ़ाव उसमें ज़रूर आए होंगे, लेकिन एक कवि के बतौर, एक नागरिक के बतौर, आप उस
किस दौर को याद करना चाहते हैं जब आपको लगा हो कि नहीं, यहाँ पर हमारे मूल्यों के साथ समझौता हो रहा है, हमारे उसके ऊपर अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है? देखिए, वर्तमान दौर को देख करके यूँ तो मैं निराशावादी कभी भी नहीं रहा हूँ। ये देश की जीवन यात्रा है और ये सतत अग्रगामी होती रहेगी, और इस भावना को जो वर्तमान में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो हमारी भावना को और दृढ़ करता है। आगे निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्जवल है और प्रगति के पथ पर है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, बादल छा करके सूरज को छिपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। इसी तरह जो समय की कालिमा है, धुंध है, वो आती है चली जाती है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को निराशा की भावना त्याग करके हमेशा आशावान ही रहना होगा। अच्छा, प्रतीक्षा जो नाम है, मुंबई में जाते हैं तो हरिवंश राय बच्चन याद आ जाते हैं, और मेवाड़ की धरती की तरफ आते हैं तो पंडित नरेंद्र मिश्र याद आ जाते हैं। वो कौन सी प्रतीक्षा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, उसके प्रतीक्षा में आप साधना में लगे हुए हैं? प्रतीक्षा है बहुत सुंदर भविष्य की। मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, पूरे संसार में भारतवर्ष एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसने गीता जैसे महाकाव्य को युद्धभूमि में जन्म दिया है। ये वो रामकृष्ण की धरती है। तो हम अपने उस अतीत पे गर्व भी कर सकते हैं और उस तरह की भावना को वर्तमान में चरितार्थ करने के लिए हमें श्रम और हमें संपूर्ण निष्ठा से समर्पित रहना होगा। ये भी मन में भावनाएं उठती हैं। ये सत्य है कि भारत की भूमि आस्था की भूमि है। यहाँ मैंने रामकृष्ण का जिक्र किया, 4 पंक्तियां देखें आप, उस तरह से नहीं देखें जैसे सियासत वाले देख रहे हैं। बहुत कुछ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से जो आज भारतवर्ष में जगह जगह सुनाई पड़ रहा है। मेरा सोच राजनीतिक नहीं है, लेकिन समर्पण भाव से एक 4 पंक्ति देखता हूं। भरत भू की अस्मिता में राम है, भरत भू की आस्था में राम है, राम की महिमा महाअविराम है। भरत भू की आस्था में राम है, राम की महिमा महाअविराम है। नाम से जिसकी शिलाएं तैरती, नाम से जिसकी शिलाएं तैरती, राम अंतिम सत्य है, निष्काम है। हमें इस भावना से जब सोचना होगा तभी हमारा देश उस गौरवशाली परंपरा को प्राप्त कर पाएगा। अगर आपस में हम अलग अलग मत वैभिन्न में और विचारों में उलझते रहेंगे तो हमारा प्रगति का पथ अवरुद्ध ही होगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित नरेंद्र मिश्र से खास मुलाकात जारी रहेगी। आप बने रहिएगा ईटीवी राजस्थान के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र मिश्र के साथ। आपने साधना की, इतिहास को संजोने की, कविताओं के जरिए इतिहास को बताने की, इतिहास की गाथा सुनाने की। अब आरोप लगता है कि कुछ फिल्मकार जब फिल्में बनाते हैं तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और आपका वो जो शीशा जिसका जिक्र आता है कि पद्मिनी को उस शीशे में दिखाने की कोशिश हुई थी, उस कांच में दिखाने की कोशिश हुई थी, और वो कांच तोड़ दिया जाता है इस गुस्से के साथ कि वो कहानी झूठी थी। आपने उस पर कविता लिखी, बहुत लंबी कविता लिखी, और कुमार विश्वास ने उसका पाठन किया, और लाखों करोड़ों दर्शकों ने उसके, अगर लाइक को आप जाकर के देखें, उसके व्यू को जाकर के देखें, तो एक तरह से आपकी जो भावना है उसको कहीं न कहीं रेखांकित किया उन्होंने, उसको एंडोर्स किया। वो कविता
जिसमें आपने पद्मिनी का जिक्र किया, गोरा बादल का किया, उनके बलिदान का जिक्र किया, उसके पद्मिनी के सौंदर्य का जिक्र किया, और रतन सिंह की के भोलेपन कहें या लाचारी को जिक्र किया, वो कौन सी कविता है? कविता थोड़ी लंबी है, पर आपने अपने इस उद्बोधन वक्तव्य में कुछ बिंदुओं पर बल दिया। मैं उन पर बहुत अरसे तक सोचने के बाद में मैंने ये कविता लिखी थी। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, शीशे में देख ये अलग बात है, लेकिन अपने में ये नितांत सत्य है कि यहाँ के दो वीरवर योद्धा गोरा और बादल, जिनका बलिदान लोग करोड़ों वर्षों तक याद रखेंगे, जिन्होंने मेवाड़ क्या भारतवर्ष की नारी अस्मिता के लिए जो अप्रतिम बलिदान दिया है, अगर लोग उस तक सीमित रहें तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। वैसे यहाँ एक परंपरा सी अब ये बन गई है कि आक्रांताओं को महिमा मंडित किया जाता है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की भावना के विषय में नहीं कह रहा हूँ, पर इसे कह करके हम अपने स्वर्णिम अतीत को बहुत पीछे ले जाते हैं। हमारे यहाँ अगर महानता की बात करें तो वर्तमान में कुछ जो है सिकंदर महान या और कितने ही महान, मैं जहाँ तक महानता के बारे में सोचता हूँ तो मैं अशोक की महानता के बारे में सोचता हूँ, चाणक्य की महानता के बारे में सोचता हूँ। मैं महाराणा प्रताप को मैंने अभी पहले ही कहा कि जन जन अपनी आस्था का अर्घ उन्हें चढ़ाता रहेगा। इसी तरह ये दो अमर बलिदानी हुए हैं, गोरा और बादल। गोरा और बादल पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आज भी नारी सौंदर्य का प्रतिमान पद्मिनी को आज भी माना जाता है और आज भी उसी तरह से वो स्थापित है। अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल देता है। जब 6 महीने तक संग्राम होता है, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो संधि का प्रस्ताव भिजवाता है। मेरी भावना की अभिव्यक्ति शब्द में आप तक करना चाहूँगा। जब वो संदेशा संधि का आता है तो रावल रत्न सिंह बहादुर तो बहुत थे, लेकिन वो सज्जन भी बहुत थे। आप उसे भोला भी कह सकते हैं। वो संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रस्ताव को जो गोरा 80 साल के जिसकी उम्र थी और जो मेवाड़ी कमान का सेनापति था, वो खड़े होकर कहता है, महाराज धृष्टता क्षमा हो, सेनापति गोरा के जिंदा रहते संभव नहीं है कि इस विधर्मी के संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। मुझे इसमें छल की गंध आती है। रावल रत्न सिंह कहते हैं, तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानो। ये बात जब कही जाती है तो वो तलवार फेंक के दरबार से जाने लगता है। क्रोधित वीर पुरुष को जब आस्था पे वार होता है तब वो उद्वेलित हो जाता है। उस परिस्थिति में वो जाने लगता है। मैं उनके इस व्यवहार की समालोचना नहीं करता, मैं तो एक मानव धर्मिता की बात करता हूँ। तो रावल कहते हैं, उनको भी अखर जाती है। बोले, मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ। अनावश्यक ये विवाद बढ़ता है। जब ये बात कही जाती है तो वो तलवार खींच लेता है, मान से कहता है, महाराज अन्नदाता, ये तलवार कभी आपके पिताश्री ने मुझे जंगली शेर का पैदल शिकार करने में पुरस्कार में दी थी। अगर आप कहें तो मैं इस तलवार से अपना सिर काट के आपके चरणों पर रख दूं। पर यदि आपके मन में ये अभिमान जागृत हो गया हो कि बूढ़े सेनापति के हाथों में कोई हथकड़ियां डाल सकता है, तो एक बार आप मेवाड़ी तलवारों को आजमा लो। सब लोग नीचे देखने लगते हैं। राणा कहते, तुम जा सकते हो। अपने भतीजे बादल सिंह से कहता, बेटा, जिसकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। गर्ज ये है, मैं अपने वक्तव्य को संक्षिप्त करता हूँ। गर्ज ये है, वो चले जाते हैं। इसके बाद में खिलजी आता है और जो कुछ भी होता है वो सबके सामने है। आप कुछ लोग सुन कर के
किन्हीं को अच्छा भी लगेगा। मैं तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। जब वो आगे होता ये है, एक संदेश, वो बात करते करते मतलब कोई मेहमान आपके घर में आए और जब विदा होने लगे, आप बात भी करते थे, चलते भी, तो रावल रत्न सिंह उसको विदा करने के लिए एक सभ्यता और भारतीय संस्कार के अनुरूप उसके पीछे उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो मेन द्वार पर ले आता है, मुख्य द्वार पर, वहां तक। वहां उसने पहले से सैनिक छिपा रखे थे और वो गिरफ्तार कर लेते हैं राणा रत्न सिंह को, और फिर एक संदेशा भिजवाते हैं कि 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि दिल्ली नहीं पहुंचाया गया तो राणा का कटा हुआ सिर चित्तौड़ के दुर्ग भिजवा दिया जाएगा। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया, आप उस मानसिकता को सोचें, जब पानीदार सरदार नाराज होकर के जंगलों में चले गए हो, उस समय जब ये संदेशा आया होगा। मैं शीशे वीशे की बात नहीं करता, आप उनका किस तरह से खून खोलता है। हाँ, आप ये देखें तब उस सौंदर्य पर क्या गुजरी होगी जिसका रूप पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उसने क्या सोचा होगा कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। आपको कुछ पंक्तियां, 4 चरण है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं चाहूंगा एक चरण आप जरूर सुने, उसका अंदाजा हो जाएगा मेरे स्वयं के सुधी श्रोताओं को कि ये कविता किस आस्था की भूमि पर लिखी गई है। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, और काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। वो संदेशा क्या था? 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था। मेवाड़ के प्रसंग में इसकी मनीषा समझने का प्रयास करें। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था सतीत मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। यहां से कविता प्रारंभ होती है, ये इसकी भूमिका थी। वो जानती थी कि वही तलवार मेरे सतीत्व की रक्षा कर सकती है। भारतीय मनीषा की वीरता के बलिदान की कहानी का यदि आपको स्वत्व और सत्य ग्रहण करना है, तब आप देखें, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। बन बन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। वो घोड़े पे चढ़ के देखती तो वो एक जंगल में खाना बना रहा। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। राजनीति ने हमेशा बहादुरी, वीरता और समर्पण के साथ छल किया है। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी। आप राजनीति और भावना में अगर यथार्थ देखना चाहें तो इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे। मेवाड़ की भूमिका देखें। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे। जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे।
राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। है यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला। है यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, और प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर के मैंने कविताएं लिखी हैं उसकी पृष्ठभूमि देखें। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी ट्रेन में, पंडित जी आप चित्तौड़ रहते हैं, वहाँ की क्या खास बात है? लोग अपनी तरह से बात करते हैं। मैं अपने श्रोताओं को एक बात कहना चाहूँगा कि क्या खास बात है चित्तौड़गढ़ की और मेवाड़ की। दो पंक्तियाँ देखें। राणा, एक कमिटमेंट देखें मेवाड़ का, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। आत्मविश्वास देखें, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन। इस तरह की कविता है ये। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित नरेंद्र मिश्र से खास मुलाकात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात है पंडित नरेंद्र मिश्र के साथ। पंडित जी, ये दौर वो दौर है जब राष्ट्रीयता की परिभाषाएं अलग अलग अंदाज में गढ़ी जा रही है। कोई वंदे मातरम पर इतराज कर रहा है, तो कोई सांप्रदायिकता की सियासत में लगा है। हकीम खां सूर के बिना मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ की ये जो गाथा है, ये पूरी नहीं होती। आपने गोरा बादल पे लिखा, हल्दी घाटी पे लिखा, पद्मिनी पे लिखा, पन्नाधाय पर लिखा। हकीम खां सूर को आपने किस नजरिए से देखा, किस निगाह से देखा? देखिए, हकीम खां सूर मेवाड़ भूमि का वो अमर सेनानी है जिसने ऐसा बलिदान दिया है जो इतिहास में कम देखने को मिलेगा। और वो हमेशा मेवाड़ की सेना में शक्तावत या चूंडावत सेना के अग्रिम मोर्चे पर लड़ते रहे। युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व उसने ये विनय की थी महाराणा प्रताप से, पीठ पर अगर हम कोई घाव खा जाएं तब आप शंका करें, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि इस बार हारावल में आप एक पठान के भी शौर्य को आजमाएं, तो ये आपका एहसान होगा। महाराणा प्रताप ने उस वीर की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हारावल का नेतृत्व सौंपा, और उस पठान ने भी जब उसका सर, संक्षिप्त करता हूं मैं अपनी बात को, जब सर कट के नीचे गिर जाता है तब भी उसके मुर्दा हाथों से जिंदा पठानी तलवार छुड़ाई नहीं जा सकी। वाह। इतिहास गवाह है कि हल्दी घाटी के मैदान में आज भी उनका स्मारक है, उसको विद सोड दफनाया गया। जिस मिट्टी ने तलवार के साथ दफनाया, हाँ, विद सोड दफनाया गया, तलवार के साथ दफनाया गया। मैंने उस पर, हल्दी घाटी पर तो आपने बहुत सी रचनाएं सुनी होंगी। मैं कुछ पंक्तियां उस सूरवीर के लिए समर्पित हूं। मैंने जो लिखा हल्दी घाटी पर, तो मेरा केंद्र बिंदु जो मानसिकता का रहा वो हकीम खां सूर को मैंने केंद्र में रख करके, कविता बहुत लंबी है पर बीच में से मैं, ये बलिदानी वज्र लेख है मेवाड़ी माटी का, जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का।
ये बलिदानी वज्रलेख है मेवाड़ी माटी का, जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का। सरहिंद विजय के बाद मानसिंह यहाँ मेवाड़ में आते हैं और महाराणा प्रताप बिफिटिंग डिग्निटी जैसे एक राजपूत का स्वागत होना चाहिए, हीरे भिजवा देते हैं। मतलब ये बहुत दिल से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। एक ही हाथी पे बैठ कर के वो जो है उदय सागर की पाल पे घूमते भी हैं, लेकिन भोजन के समय साथ में। ये घटना सबको मालूम है। जब वो अपमानित महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करता है। मानसिंह के साथ स्वयं राणा हाथी पर बैठे, पर भोजन के समय मानसिंह के साथ में बैठे। जब 2 बार बुलाने पर भी राणा नहीं पधारे, मानसिंह की क्रोधानल के दहक उठे अंगारे। बोला मुगलों की सेना सिर दर्द दवा लाएगी। उन्होंने कहा मेरे सिर में दर्द। बोला मुगलों की सेना सिर दर्द दवा लाएगी, उस दिन मेवाड़ी धरती शमशान नजर आएगी। तब दंभी राणा समझेगा मानसिंह का पानी, चमचम चमकेंगी मुगलों की तलवारें तूफानी। यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। वो बराबर के कक्ष में थे। ये बात उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से कहला दी थी कि आप भोजन करें, वो तब की ठीक नहीं है। ये जब कहा गया तो निकल आए, चमचम चमकेगी मुगलों की तलवारें तूफानी। यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। उनके कान में पड़ी, यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। डमडम डमरू के स्वर में प्रलयंकर राग उठा था। बोले मुगलों का कुत्ता सिंहों के साथ लड़ेगा, इस प्रणवीर धरा को तू जंजीरों से जकड़ेगा। सुन ले जिस दिन केसरिया तलवारें झनकारेंगी, दहलेगी दिल्ली मुगलों, दहलेगी दिल्ली चेतक की टापें गुंजारेंगी। मुगलों से मेवाड़ी गति की गंगा नहीं रुकेगी, अरावली की चट्टानें अकबर से नहीं झुकेंगी। बहन बेटियां मुगलों को देकर तू वीर कहाया, है धिक्कार नीच तूने निज मां का दूध ले जाया। लेकिन इस धरती पर चाहे महाप्रलय फट जाए, हिमगिरी टूट गिरे, समरांगण लाशों से पट जाए, पर इस धरती का कण कण आजादी खो न सकेगा। मुगलों के सम्मुख राणा नतमस्तक हो न सकेगा। संगीनों से एक लिंग की ज्वाला नहीं रुकेगी, मरते दम तक ये केसरिया पगड़ी नहीं झुकेगी। तू कुल घातक राजपूत, कुल पर कलंक का टीका, पर हम धर्म निभाएंगे जौहर की परिपाटी का। ये बलिदानी वज्र। अब जो दूसरा चरण, कविता तो 4-5 चरण की है, पर मेरा लक्ष्य यहां से प्रारंभ होता है। एक बार जब हम जिक्र कर रहे थे हकीम खां सूर, हाँ हकीम, वो हाकिम खां सूर, हाँ, गुबार उठता हुआ धूल उड़ती है, प्रताप समझ जाते हैं कि दुश्मन आ गया। तो वो एक समय मुगलों की सेना घोर घटासी छाई, और महामृत्यु की वेला में फिर घड़ी आन की आई। अति उन्नत गढ़ के प्रांगण में सभा लगी वीरों की, और जाग गई थी कुर्बानी केसरिया रणधीरों की। राणा बोले मेरे वीरों जन्म धन्य करने का वक्त आ गया है, मेवाड़ी दूत सफल करने का। बोलो क्या जिंदा रहते अपनी माटी दे दोगे, जननी के पावन कर में हथकड़ियां पड़ने दोगे। बोलो क्या जिंदा रहते मेवाड़ी मूछ झुकेगी, केसरिया पगड़ी अकबर के चरणों में लौटेगी। नहीं नहीं का एक कंठ से गूंजा दुर्जय नारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। इस जयकारे में पठान ने साथ नहीं दिया। राणा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगते हैं बस। वो क्या कहता है, मैंने इस भावना से ये पूरी कविता लिखी है। हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। दृष्टि उठाकर हाकिम खां को तब राणा ने देखा, दृष्टि उठाकर हाकिम खां को तब राणा ने देखा। था निर्भय जो खिंची हिमालय पर चट्टानी रेखा। मेवाड़ी सेना का नायक था पठान बलशाली, जिसके एक इशारे पर खप्पर भरती थी काली। बोला, यहां देखें उसका प्रत्युत्तर देखें, मेरी भावना देखें, और इन शब्दों में सांप्रदायिक सद्भाव की जो गरिमा है वो देखें। हमारे भारतवर्ष में जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो देखें। जिसके एक इशारे पर खप्पर भरती थी काली,
बोला हुक्म करो में, भाषा बदलती है, बोला हुक्म करो मेवाड़ी मालिक कुछ फरमाओ, बोला हुक्म करो मेवाड़ी मालिक कुछ फरमाओ, और वक्त आ गया है गुलाम का जौहर भी आजमाओ। बूंद तुम्हारे जहां पसीने की भी कहीं गिरेगी, बूंद तुम्हारे जहां पसीने की भी कहीं गिरेगी, कसम खुदा की वहां पठानी लहू धरा चूमेगी, कसम खुदा की वहां पठानी लहू धरा चूमेगी। है अल्लाह गवाह जिंदगी का भी हक देता हूं, मैं जाबाज पठानों की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जाबाज पठानों की जिम्मेदारी लेता हूं। दो पंक्तियां देखें खास तौर से, बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा। मंदिर मस्जिद में उलझने वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनके अंतस्तल में ये दो पंक्तियां अगर उतर जाएं तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा, पर इस्लामी खून जंग में पीछे नहीं हटेगा। बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा, पर इस्लामी खून जंग में पीछे नहीं हटेगा। नमक हलाली में मालिक देखो कुरान का पानी, बोल रही थी वसुंधरा के अंतस की कुर्बानी। धन्य हो गया जिस कारण कणकण हल्दी घाटी का, ये बलिदानी वज्रलेख है मेवाड़ी माटी का। पंडित जी, आपने वो तमाम युद्ध देखे, भारत की आज़ादी की लड़ाई देखी, भारत पाकिस्तान का विभाजन देखा, चीन के साथ लड़ाई देखी, पाकिस्तान की लड़ाई देखी, बांग्लादेश को अलग होते हुए देखा, और अतीत को अपनी कल्पनाओं के जरिए देखा। कुछ कविताएं जो मौजूदा माहौल में आपको प्रासंगिक लगती हो, और मैं चाहूँगा कि क्योंकि चेतक के बिना मेवाड़ की बात अधूरी सी लगती है, उसके ऊपर भी कोई बात हो। मैं दो पंक्तियों में आपके मंतव्य का प्रत्युत्तर देने का सादर प्रयास करता हूं। चेतक की टापों से जिस दिन रण का विप्लव प्रारंभ हुआ, चेतक की टापों से जिस दिन रण का विप्लव प्रारंभ हुआ, आजादी का दुर्जय नारा उस दिन से ही आरंभ हुआ। राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक था, राणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक था। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक था। आदित्य तेज के वीर बाहु जो झुकना नहीं जानते थे, राणा प्रताप को दुश्मन भी अपना आदर्श मानते थे। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एक लिंग का ज्वार जगा जागा था खट भवानी का। राणा प्रताप की कर्म शक्ति मां का सतरंगा चीर हुई, राणा प्रताप की देशभक्ति पत्थर पर खिंची लकीर हुई। मिट्टी पर मिटने वालों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिर ने झुककर नमन किया। मित्रों, मैं अपनी बात चार पंक्तियों में कहना चाहता हूं। कितना भी बड़ा हो अगर खुददार नहीं है तो वो कलम उठाने का हकदार नहीं है। कितना भी बड़ा हो अगर खुददार नहीं है तो वो कलम उठाने का हकदार नहीं है। महफिल की तालियों पर जिसने बेच दी कलम, वो और ही कुछ होगा, कलमकार नहीं है। तो सलाम एक ऐसे कलमकार को जो पेस मेकर लगा हुआ है, लेकिन जब कविता पाठ करता है तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। और मैं आपको लगातार देख रहा हूं पंडित जी कि आप जब भी पाठ करते हैं, पठन करते हैं, तो आप खड़े हो जाते हैं कुर्सी से। तबीयत नासाज होते हुए भी आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहे, आपसे फिर मुलाकात हो। तो ये थी खास मुलाकात पंडित नरेंद्र मिश्र के साथ। आप देखते रहिए ETV राजस्थान।